Sir. गुड मॉर्निंग। देखो 8th चैप्टर का रिवीजन करेंगे अपन आज। इसके लिए पहले मैं ऊपर से आपको बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ, इसके बाद आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, है ना। रिवीजन का ये मतलब है कि आप लोगों को ट्राई करके आने हैं सारे क्वेश्चन, या पहले जो भी डाउट थे आपके वो पूछ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बेसिक जो चीजें हैं सारी डिटेल पूरे चैप्टर की वो एक बार में जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है ना। 5-10 मिनट में अपन वो चीज डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से टेबल है, किस तरीके से अपने को याद रखने हैं फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देखेंगे अपन रिवीजन में, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है डेरिवेशन आए, इस चीज के बहुत कम चांसेस है। तो देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंगल अंडर कंसिडरेशन के साथ में ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइंड है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि क्या दूसरे ट्राइंगल में या किसी और फिगर में अपन ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अपने को राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें अगर आपको किसी एंगल के लिए साइन थीटा वगैरह निकालना है तो फिर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस तरीके से उसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करके फिर उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे मेन कंफ्यूजन जो होता है, कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट कि साइन कोस टेन वगैरह के, इनके लिए अपन ने एक तरीका देखा था, ठीक है ना। ये एक तरीका मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर है, B स्टैंड्स फॉर बेस है एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखने के लिए आपको एक ऑर्डर याद रखना है, इस ऑर्डर में ये जो मैंने लिखा है इसी ऑर्डर में आपको ये चीज याद रखनी है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा कोट सेक कोसेक। अब क्या मतलब है इसका, पहले तो ये सीरीज सीक्वेंस आपको याद रखनी, इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब जो हर एक रेशियो है, देखो किस तरीके से अपन ने डिफाइन किया था कि ये जो साइड होगी इसकी तीन साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, यहाँ पे ये राइट एंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड है, तो तीन में से अगर मैं दो को लूं और उनका रेशियो निकालूं तो अपने पास में टोटल 6 तरीके के रेशियो मिल जाते हैं। इस तरीके से कि परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज का रेशियो परपेंडिकुलर से, बेस का रेशियो परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस से, तो इस तरीके के 6 रेशियो बन जाते हैं। उन 6 रेशियो को अपने अलग अलग नाम दे दिया है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, वही ये रेशियो है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये है साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब किस वाले रेशियो को क्या बोलेंगे ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। किसको साइन बोला है, किसको टेन बोला है, किसको कोस बोला है, तो रैंडम चीज नहीं है, आपको याद रखना है। इसीलिए ये तरीका अपन यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ऑर्डर में आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज साइन कोस टेन कोट से कोसेक। तो यहाँ पे आपको एरो डाल दो यहाँ पे, यानी कि साइन थीटा जो हो जाएगा मेरा, साइन थीटा हो जाएगा, एरो जो लिखा है इसका मतलब परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। इसी तरीके से कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे एरो इस पे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी तरीके से कोट थीटा, कोट हो जाएगा, यहाँ पे एरो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है तो ये न्यूमरेटर आएगा, ये डिनोमिनेटर आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद में यहाँ पे है सेक थीटा, तो सेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और एक है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीजें तो अपने को याद रखनी है, आपको याद भी होगी, स्टार्टिंग इस चैप्टर की यहीं से होती है। अब काम की चीज ये है कि एंगल अंडर कंसिडरेशन, जो मैं थीटा की बात कर रहा हूं, कि जब मैं थीटा ये लूंगा या फिर मैं थीटा जो साइन थीटा मतलब जो अपना एंगल अंडर कंसिडरेशन है, कि किस एंगल, देखो इसके लिए तो निकालेंगे नहीं अपन, ये तो राइट एंगल है। अब जो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे
वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, या तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में या तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, तो जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है वो एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। कुछ एक्सट्रीम केस भी अपन स्टडी करते हैं 0 और 90 वाले भी, दोनों स्पेशल केस है। तो अगर मान लो थीटा ये वाला लेता हूं मैं, यानी कि जिस पे मैं थीटा लिख रहा हूँ वो हो जाएगा अपना एंगल अंडर कंसिडरेशन कि किसके रेस्पेक्ट में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाह रहे हो, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल अंडर कंसिडरेशन, एंगल अंडर कंसिडरेशन। और अगर एंगल अंडर कंसिडरेशन पता चल गया मेरे को, तो उसके रेस्पेक्ट में निकालना है कि जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये सब में निकालूंगा वो थीटा के रेस्पेक्ट इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा। तो या अब अपने को चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, इन तीनों का तरीका है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा उसका हाइपोटेन्यूज जो है उसका उस पर एंगल अंडर कंसिडरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। जो आपका राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है वो हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, जो आपका राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। और ये इस हाइपोटेन्यूज के बारे में आपको पता है कि ये जो है उसकी सबसे बड़ी साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज। और इसके बाद में आता है परपेंडिकुलर और बेस, ये चेंज होते हैं एंगल अंडर कंसिडरेशन के साथ में, तो इनको आपको याद रखना है। याद रखना जो इसके एडजेसेंट वाली साइड है, दो इस एंगल के एडजेसेंट दो साइड है, एक तो ये वाली है एडजेसेंट और ये वाली है एडजेसेंट, ये तो अलग है, ये तो अपोजिट हो गई इस एंगल की, तो इसके एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज हो गई, तो इसके अलावा जो एडजेसेंट साइड बची है इसको बोलते हैं अपन बेस, है ना। इसके बारे में लिख दो अपोजिट टू राइट एंगल, अपोजिट टू राइट एंगल। और ये होती है बेस, जो होता है ये होता है एडजेसेंट साइड टू एंगल अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। एंगल अंडर कंसिडरेशन के जो एडजेसेंट साइड होती है वो हो जाएगी अपना बेस, और जो बची है एक ही साइड बची है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, या फिर परपेंडिकुलर को ऐसे भी याद रख सकते हैं एंगल अंडर कंसिडरेशन के अपोजिट, ठीक है ना। ये क्या है, अपोजिट टू एंगल अंडर कंसिडरेशन, एंगल अंडर कंसिडरेशन। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे। अब जैसे मैं इन एंगल को अलग अलग बोल के उनके लिए निकाल के बताता हूँ कि क्या डिफरेंस आ सकता है। जैसे थीटा वन मान लिया इसको, और इसको मान लिया मैंने थीटा टू, ये जो एंगल है इसको थीटा वन और इसको थीटा टू मान लिया। तो अब मेरे को निकालना है साइन थीटा वन और साइन थीटा टू, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। देखते हैं क्या क्या आएगी। साइन थीटा वन और ये निकाला मैंने साइन थीटा टू। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट जब थीटा वन एंगल मतलब थीटा वन के लिए निकालना है, तो थीटा वन के लिए निकालना है तो थीटा वन के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी। बट जब मेरे को निकालना है साइन ऑफ थीटा टू एंगल अंडर कंसिडरेशन चेंज हो गया है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये थीटा टू है, तो इसके लिए जो मेरा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा इसके अपोजिट साइड है ये वाली, तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बीसी अपॉन AC, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे देखो दोनों चीजें अलग अलग आ रही है, अगर जब तक AB और BC इक्वल नहीं होगी तब तक ये दोनों भी चीजें इक्वल नहीं होगी। तो साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की वैल्यू अलग अलग है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस एंगल के लिए निकाल रहे हो। राइट ट्रायंगल में दो एंगल होते हैं जिनके लिए अपन रेशियो निकाल सकते हैं, और जैसे ही एंगल अंडर कंसिडरेशन चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। तो ये वाली चीज अपन ने देखी थी स्टार्टिंग में। अब देखो अब इनमें कुछ रिलेशन देखते हैं अपन, जो साइन और कॉस, ये एक रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, तो अपन यही देख लेते हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ना। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये वाला रिलेशन तो अपन यहीं पे देख लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर मान लो 3/2 लिखा हुआ है, तो 3/2 का रेसिप्रोकल अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में स्विच कर दोगे, तो इसका रेसिप्रोकल होता है ये, ठीक है ना। तो यहीं पे मेरे को ये चीज देखनी है कि साइन थीटा है, लेट सपोज ये है साइन थीटा,
इस साइन थीटा का मैं कर देता हूँ रेसिप्रोकल। साइन थीटा की फॉर्मूला लिख रहा हूँ मेरे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात समझो, ये जो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर? ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जब इसको सोल्व करोगे तो वापस यही आ रहा है, देखते हैं इसको सोल्व करके ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन 1। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये होता है, बार बार वालों को मल्टीप्लाई करके अपने को न्यूमरेटर में लिखना होता है, यानी कि p इंटू 1 दैट इज p, और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके अपने को डिनोमिनेटर में लिखना होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज इंटू 1। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम चीज आ रही है, इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे क्यों लिखा है? ताकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रेसिप्रोकल का रिलेशन अपन देख पाए। तो यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यही चीज है, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब ये जो नीचे लिखा हुआ है वो उसी थीटा एंगल के लिए कुछ ना कुछ और बन गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं किसमें से मैच हो रहा है। तो इससे मैच हो रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को मैं बोलता हूँ कोसेक, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है ना, कोसेक सॉरी। तो इनमें आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशन भी अपन ने फाइंड किया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। और साथ ही साथ में कोसेक थीटा भी, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है। तो इसी तरीके से कुछ और रेसिप्रोकल के रिलेशन आपको याद रखने बाकी के तुम प्रूव कर सकते हो कि जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। याद रखना, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जो यहाँ पे अपने अपोजिट लिखे हुए हैं। इसका कुछ और बेनिफिट भी है इस तरीके से याद रखने का कि ये जो अपोजिट में लिखे हुए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है, ठीक है ना। तो ये वाली और भी जो काम में आती है ये वाली चीजें। और इसी तरीके से कोट का रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन, और सेक का रेसिप्रोकल कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। आगे बात समझ में। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना होता है कि इन जो रेसिप्रोकल वाले रिजल्ट है, इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 और कोसेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इन सब की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। किन्हीं भी रिलेशन का यूज कर सकते हैं, इसका यूज करूं, इसको उधर मल्टीप्लाई करूं तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब ये जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कहीं आपको लिखा हुआ मिले और आप गलती करोगे, साइन 25 डिग्री इंटू कोसेक 90 डिग्री, आप लोग जल्दी से करोगे साइन कोसेक है तो 1 कर दो। दोनों एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, ये नहीं, गलत है ना। जहां मैंने थीटा लिखा ना, अगर मान लो कुछ और होता तो थीटा यहाँ पे थीटा 1 लिखता। यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम लिख रहा हूँ, इसका मतलब एंगल सेम होना चाहिए। और ये भी रिलेशन रेसिप्रोकल वाले तभी वैलिड है जब एंगल, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो वो सेम है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, रेसिप्रोकल कौन किसका होता है। दूसरा, साइन कोसेक का मल्टीपल प्रोडक्ट 1 होता है, टेन कोट का प्रोडक्ट 1 होता है, कोस सेक का प्रोडक्ट 1 होता है, बट प्रोवाइडेड एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। रेसिप्रोकल याद रखने हैं। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कुछ आइडेंटिटीज भी देखते हैं, उससे पहले टेबल देख लेते हैं अपन, या फिर एक कुछ और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं उससे पहले। ये तो हो गया रेसिप्रोकल वाला, इनको लिखा रहने देता हूं। देखो यहाँ जो लिखा हुआ था उनको वापस लिख देता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिखा हुआ था कोस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक है। अब कुछ और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में। तो जैसे देखो, अगर मैं इस वाले को इससे डिवाइड कर दूं, साइन थीटा को, सॉरी साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, कैसे अपन ने रिलेशन बनाया था, आप लोग तो पढ़ चुके हो तो आपको पता ही कि टेन थीटा होता है। लेकिन अगर किसी को नहीं बताया तो देख लो, साइन थीटा अपन कोस थीटा लिख रहा हूं मैं, और साइन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां से उठा के, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, या तो डायरेक्ट पता ही चल रहा है तुम्हें, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे h से h कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनमें से देख लो कि क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो है वो टेन थीटा बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने रिलेशन डिराइव करे थे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। और क्योंकि मेरे को पता है कि टेन का उल्टा रेसिप्रोकल कोट होता है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि कोट थीटा जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, उधर एलएचएस को भी उल्टा कर दो, आरएचएस को भी उल्टा कर दिया, तो उधर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा। एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद में कुछ बोल रहे हो? अब अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कुछ और आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं। देखो, जैसा कि अगर इसमें अपन पीजीटी लगा दें और एंगल अंडर कंसीडरेशन में इसी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करने वाला हूं, तो मेरे सब चीजें फिक्स हो जाती है। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूज तो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने के लिए आपको एंगल अंडर कंसीडरेशन पता होना चाहिए। पीजीटी के लिए नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। अब इसमें पर अगर पीजीटी लगाए बाय पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी, तो इसमें पीजीटी लगाओगे तो ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर मैं पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इस तरीके से अपन ने आइडेंटिटीज बनाई थी अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 1 इज इक्वल टू ये बन गया p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस ये है b अपॉन एच का होल स्क्वायर। यहां से इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए अपन देख सकते हैं कि क्या किसी का फॉर्मूला बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? थीटा का साइन थीटा। एक मिनट, देखो तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये किसका फॉर्मूला है? इनमें से साइन थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया अपना कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक आइडेंटिटी अपने पास में बन गई है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अपन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही होता है, ध्यान रखना, इस चीज में भी कंफ्यूजन होता है तुम लोग। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी बनी है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आइडेंटिटी है इक्वेशन। अपन ने दो चीजें देखी थी, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है उनको आइडेंटिटीज बोलते हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी है। कुछ इक्वेशन जो वेरिएबल की फिक्स वैल्यू के लिए ट्रू होती है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है अगर लेट्स सपोज, तो ये एक्स वाई के सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, तो इसको केवल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो ये x की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ के लिए नहीं है, तो इसको केवल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन का स्पेशल फॉर्म आ जाता है कि वो वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो, अब ये थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है ना, सभी मतलब जहां जहां पे डिफाइंड होते हैं, जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड होते हैं, तो अगर सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो तो उनको आइडेंटिटीज बोलते हैं, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्वड है इसमें, ठीक है ना। और इसी तरीके से बाकी की भी तुम बना सकते हो। अगर ये वाली 1 एक और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाली, इसी से बनती है बाकी। अगर इसी में तुम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, और एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये दो आइडेंटिटीज और बन जाती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे बनी है? अगर इस वाली इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज सॉरी 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो दूसरी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी ये दोनों। तो ये तीन अपने को याद रखनी होती है। इन तीन के कुछ और रिजल्ट भी है, तीन से हर एक से दो दो रिजल्ट मिलते हैं, तो टोटल 9 हो जाती है। आपको तीन ही याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन से दो रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं? इन दो रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि यहां से तुम ये भी लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से बना है ये, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या फिर मैं कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकता हूं। बट यहाँ पे प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कि जो थीटा अपन पढ़ रहे हैं वो 0 से 90 के बीच वाला है एक्यूट एंगल, तो नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं कभी, ठीक है ना, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही होती है यहाँ पे। आगे तो 11th क्लास में देखोगे तो दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेगी तुम्हारे को, क्योंकि अपन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं उनमें थीटा पे कंडीशन है कि जो एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में ही है। अब जब 0 से 90 के बीच में है तो कभी टेबल में वैल्यूज कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती ही नहीं है, किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। इनफेक्ट जितने भी अपन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं उनकी सभी वैल्यूज देखते हैं, उनमें कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। फिर आगे 11th क्लास में तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थोड़ा एक्सटेंशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां पे देखोगे कि बाकी सारी वैल्यू भी हो सकती है पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। और अपन टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बात करते हैं पहले, इसके बाद में टेबल के बारे में बात करेंगे। देखो तो पहले टेबल ही बना देता हूं मैं, फिर उसके बाद में अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। टेबल कैसे बना लिए ये एक बार और समझ लेना, अगर वैसे तो आती होगी आप लोगों को, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, नहीं पता है तो वापस से देख ले एक बार। और ये टेबल की बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए वहां पे एग्जाम में, जब टेबल बनाओ तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए ये वाली चीज। तो इसके क्वेश्चन आएंगे आएंगे 100%। तो सबसे फर्स्ट काम तुम ये कर सकते हो कि टेबल ही बना लो। कॉपी जैसे ही तुम्हें कॉपी मिलती है, पेपर का टाइम स्टार्ट होता है। देखो आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू याद रखनी होती है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं थीटा, एंगल क्या क्या है वो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 एंड 90। तो ये 5 एंगल्स पे आपको वैल्यूज याद रखनी है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 5 के लिए सभी की 6 की 6 वैल्यू, यानी कि टोटल कितनी हो गई 30 वैल्यूज हो गई। 30 वैल्यूज रेंडमली याद रखना, जिससे बढ़िया एक लाइन याद रख लो और उसी से सारी बना लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन थीटा, तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी होती है। इसका भी मैंने तरीका बता दिया था तुम लोगों को, लेकिन ये वाली चीज याद ही रख लेना तुम लोग। ये वैल्यू होती है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। इस लाइन को भी याद नहीं रखना होता है। इस लाइन का भी एक तरीका मैंने बताया था कि क्या करना होता है। एक नंबर लिख लो 0, 1, 2, 3, 4,
ये लाइन काउंटिंग लिख लो 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो और सभी का स्क्वायर रूट ले लो। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। यहाँ पे √2 ये कितना बन रहा है, देखो ये 1/2 बन गया अंदर, अगर इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 बन गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये हो जाएगा √2। यहाँ पे √3 को सेपरेट कर लो और √4 की वैल्यू 2 होती है, ये तो 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो 0 1 2 3, काउंटिंग याद रखनी है 0 1 2 3 1 2 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड करना और सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फर्स्ट लाइन भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन याद होनी चाहिए चीजें, है ना, कि इतनी प्रैक्टिस होगी तो वैल्यू याद भी हो जाएगी। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। इसके बाद में तो कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें इसी के बेस पे बनाई जाती है। और कितना आसान है देखो कि क्वेश्चन आना ही आना है 100% इसका। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसा आता है जिसमें वैल्यूज पुट करके आंसर ही निकालना होता है, एक क्वेश्चन आ जाता है वेरीफाई करने का LHS RHS इक्वल है या नहीं का। इसके बाद में अपने को बनाना है cos थीटा। cos थीटा की टेबल याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन लिखी है अपन ने उसको पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो, पीछे की तरफ से इन द सेंस कि जो 90 पे वैल्यू है वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की वैल्यू है वो 30 की हो जाएगी, 45 पे सेम रहेगी, बाकी सारा स्विच ओवर हो जाएगा। तो वहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आंख बंद करके उधर से लिखना स्टार्ट कर दो 1, इसके बाद में √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। तो cos की टेबल याद, cos की लाइन याद रखने के लिए आपने क्या किया, लाइन तो याद एक ही रखी है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा √3/2, फिर लिखा 1/√2, फिर 1/2 और 0। इसके बाद में है tan थीटा, क्योंकि अभी अभी अपन ने पता किया था कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे को मान लो tan 30 की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, जो sin 30 की वैल्यू है उसको cos 30 की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, 0 की निकालनी होगी सेम कर दूंगा, 45 पे निकालनी होगी तो sin 45 को cos 45 से डिवाइड कर दूंगा। तो वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 अपॉन cos 0 कर दूंगा, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब मेरे को जब tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ मैंने लिखा है sin 30 अपॉन cos 30, तो tan 30 निकालने के लिए आपको sin 30 की वैल्यू देखनी है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, दैट इज 1/2 को डिवाइड कर दो किससे, √3/2 से कर लोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होता है, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होता है। अदरवाइज आपको याद है तो ये दोनों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा इसका 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो। जब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा और √3 आ जाएगा। 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो टर्म नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होगी। इसके बाद में कोट वाले को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। दो तरीके हैं कोट को लिखने के, दोनों बता देता हूं मैं। देखो एक बार तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने साइन लिखने के बाद में cos को कैसे लिखा था, पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट किया था, और इसको भी अगर tan लिखने के बाद में कोट को लिखना है तो पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये है √3 1 1/√3 और 0, सिंपल सी बात है। तो ये वाली लाइन है उसको रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। एक तरीका तो ये है कोट निकालने का। दूसरा तरीका ये है कोट निकालने का कि आपको पता है कि जो tan होता है, कोट होता है, वो tan का होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो आपस में। ये लिखा हुआ है 0/1, तो 0/1 को जब तुम उल्टा करोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 इसको उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा। 1 को उल्टा करोगे तो 1/1 को उल्टा भी 1/1 ही होता है। √3 को उल्टा किया, √3/1 को स्विच किया तो 1/√3 हो जाएगा।
और नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट है। तो अब क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, नॉट, ये वाली टर्म है नॉट डिफाइंड, तो इसका अपॉन 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 होता है, ठीक है ना, जब भी इनफाइनाइट नीचे में आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको दो तरीके हैं याद रखने के। एक तो तरीका है कि 10 लिखने के बाद में कोट को पीछे से लिख दो, अदरवाइज रेसिप्रोकल भी होता है तो रिलेशन का भी यूज कर सकते हो। एक और तरीका ये है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोट थीटा इक्वल टू, तो इतने सारे तरीके हैं तो कम से कम फिर तो भूलने की जरूरत ही नहीं है, कोस थीटा अपन साइन थीटा भी होता है, यानी कि भाई कोस वाली वैल्यू को साइन वाली वैल्यू से भी डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो भी हो जाएगा। इसके बाद में लिखे अपन सेक थीटा, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस का, क्योंकि मेरे को पता है कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर मैं कोस की वैल्यू में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको चेंज कर दूंगा, स्विच कर दूंगा, तो वो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर सेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो सेक cos 30 की वैल्यूज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको आपस में चेंज कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा, है ना, स्विच कर दूंगा आपस में। तो cos सेक थीटा, सेक 0 निकालना है तो cos 0 की वैल्यू को पकड़ो, cos 0 की वैल्यू में लिखा हुआ है 1 अपॉन 1, इसको जब तुम स्विच करोगे तो भी क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 ही बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये वैल्यू है, अब तुम्हें सेक 30 निकालना है, सेक 30 के लिए cos 30 की वैल्यू को पकड़ो और उसको उल्टा कर दो, तो ये √3/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसी तरीके से ये हो जाएगा √2, 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1 दैट इज 2, ये 0/1 और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, 1/0, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 0/1 का उल्टा करूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लास्ट वाली चीज अपने को लिखनी है कोसेक की, तो इसको भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके भी 2-3 तरीके हैं अपने पास। एक तरीका तो वही है, देखो हर लाइन के बाद में दूसरी लाइन में ये वाला सेक यूज कर रहे हैं, साइन के बाद कोस लिखना है पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, टेन के बाद कोट लिखना है पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, सेक के बाद में कोसेक लिखना है तो भी सेम पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो इसको। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नॉट डिफाइंड, इसके बाद में मैं लिखूंगा 2, फिर √2, फिर 2/√3 और लास्ट में आ जाएगा 1। एक तरीका है कि साइन वाली जो टेबल है उसको उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, वैसे भी आ जाएगी, सेम वैल्यू जाएगी। तो ये टेबल बनाने में आपको 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की कम से कम। और प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस कैसे होगी, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करी जाती है हमेशा बना के। कभी भी बुक में से देख के, मैथमेटिक्स में तो कम से कम ये फंडा काम नहीं करेगा कि बुक में देख रहे हो और फॉर्मूले याद कर रहे हो, लिखने से याद होगी सारी चीजें। जितनी बार लिखोगे तो लिखने से एक और फायदा ये होगा तुम्हारा कि तुम्हें डायरेक्ट ही वैल्यू याद होने लग जाएगी। जैसे तुम्हें डायरेक्ट ही वैल्यू पूछूंगा 1060 की तो √3 डायरेक्ट वैल्यू पता होने लग जाएगी, टेबल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे तुम्हें पूछूं मैं सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 तुम्हें डायरेक्ट पता है कि cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। तो इस तरीके से डायरेक्ट ही वैल्यू तुम्हें याद होने लग जाएगी अगर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़े फिर वहां पे एग्जाम में। ओके सर, ठीक है, अब देख, अब आगे देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं। Trigonometric ratios of complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो रहा हो तो उनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो रहा हो तो उसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, याद रखने का, अगर कभी भूलो ना तो याद रखना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री, तो किसका सम 180 होगा किसका सम 90 होगा, ये चीजों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो याद रख लो कि 90 पहले आता है या 180 पहले आता है, और C पहले आता है या S पहले आता है।
तो जो पहले आता है वो पहले वाले के साथ में एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि सी पहले आता है तो 90 वाले के साथ में, 90 पहले आता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब एस बाद में आता है 180 बाद में आता है, तो सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे वो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो क्या अपना यहाँ पे कहीं अपनी बात तो ट्रिग्नोमेट्री की चल रही थी, राइट एंगल ट्राइंगल की बन रही थी, क्या उसमें भी कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं? तो उन्हीं का फिर आपस में रिलेशन निकाल दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये लिखा हुआ है ए बी एंड सी, तो ये 90 है, ये 90 है। इन दोनों एंगल की बात करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी की बात में करना चाह रहा हूं कि इन दोनों का सम 90 होता है। तो देखो इन तीनों एंगल Yes, का sir. सम कितना होना है? 180 होना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होना है, और इसकी वैल्यू तो पता है मेरे को 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90, यानी कि इन दोनों का एंगल का जो सम है राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल के अलावा जो बाकी के दो एक्यूट एंगल बचे हैं उनका सम 90 होगा ही होगा, यानी कि बाकी के जो दो बचे हुए एंगल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ही होंगे। तो क्या इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ अपन रिलेशन निकाल सकते हैं? उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये अगर एंगल थीटा है और ये 90 है, तो क्या मैं इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों का सम 180 है ना, ठीक है। ये अगर थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या? देख लो दोनों का सम 90 आ रहा है इन दोनों Yes, को sir. जब ऐड करोगे तो, ठीक है। तो अब इन दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, फिर रिलेशन के बारे में बात करेंगे अपन। मैं निकाल रहा हूँ साइन फॉर एंगल थीटा, साइन फॉर एंगल थीटा निकाल रहा हूँ, एंगल थीटा के लिए साइन निकाल रहा हूँ। तो ये हाइपोटेन्यूज है एंगल के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है एंगल थीटा के लिए? AB. ए बी हो जाएगा, यानी कि ये हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए सी। बाकी के भी निकाल देता हूं जल्दी से, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इधर भी निकाल दूंगा मैं कोस, ये दूसरे वाले एंगल के लिए ना 90 माइनस थीटा वाले के लिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये दूसरे वाले एंगल के लिए बात करेंगे जब, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और एक निकालेंगे अपन कोसेक 90 माइनस थीटा। इनकी वैल्यूज निकालते हैं, जल्दी से बताएंगे। कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस थीटा एंगल के लिए BC by BC AC. अपॉन AC, टेन हो जाता है AB अपॉन BC, ये हो जाएगा BC अपॉन AB, सेक थीटा हो जाएगा AC AC अपॉन upon BC, BC. और कोसेक हो जाएगा अपना AC AC upon AB. अपॉन AB। अब दूसरे वाले एंगल मतलब 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इस एंगल के लिए अपना परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC upon AB. BC अपॉन AB हो जाएगा। कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हैं अपन? 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कोस बेस अपॉन, BC upon AC. यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे AC लिखना है ना, ये हो जाएगा। इसके लिए बेस कौन सा है? AB upon AC. ए बी अपॉन ए सी, और बाकी के भी लिख देते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? BC अपॉन ए बी, कोट हो जाएगा AB अपॉन AB upon BC, BC. और सेक हो जाएगा AC अपॉन AB,
और कोसेक हो जाएगा AC अपॉन AC upon BC. BC। अब अपन देखते हैं कि क्या इक्वल हो रहे हैं रेशियोज, ये वाले जो LHS है वो किन्हीं इधर के और इधर के इन दोनों में कोई इक्वल हो रहे हैं क्या? वो जो इक्वल हो रहे हैं तो अगर RHS इक्वल है इक्वेशन में तो उनके LHS भी इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं अपन इनको। देखो ये है AB अपॉन AC, क्या इधर AB अपॉन AC मिल रहा है मेरे को कहीं? यहाँ पे मिल रहा है। AB अपॉन AC यहाँ पे भी है और AB अपॉन AC यहाँ पे भी है, तो दोनों के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के। ठीक है, यानी कि किसी एंगल का साइन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोसाइन, किसी एंगल का साइन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोसाइन दोनों इक्वल होते हैं। बाकी और भी बात करते हैं। क्या मेरे को ये मिल रहा है कहीं? BC अपॉन AC मिल रहा है कहीं यहाँ पे? ये रहा BC अपॉन AC, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। Complement. यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा, यानी कि किसी एंगल का कोस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन दोनों इक्वल होते हैं। और भी बाकी सारी कई सारी चीजें अपने को यहाँ पे इक्वल देखने को मिलेगी, जैसे कि AB अपॉन BC यहाँ पे भी मिल रहा है और AB अपॉन BC यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ से एक और पता चल गया कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। रेसिप्रोकल अलग चीज होती है, और जब फंक्शन चेंज होते हैं, जब भी मेरे को 90 दिखे तो फंक्शन चेंज हो जाता है। देखो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने। अभी क्लास एंड करता हूँ मैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सारे आप क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। सारे जो बेसिक चीजें वो सारी अपन ने कवर कर लिए, आइडेंटिटीज देख ली है, टेबल देख ली है, और बाकी सारी चीजें कवर अप कर ली अपन ने। सर 8.3 की क्वेश्चन बताओगे क्या कल? हाँ, पढ़ के तो आ जाना, जो भी हो पाएगा, जितना पूछ पाएंगे अपन। रिवाइज तो कर ही लेना। Good day, sir. थैंक यू।